Hello class 10th, welcome back to our channel Rising Classes. Please subscribe the channel, press bell icon for more videos. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका बायो चैप्टर 6. ठीक है, ये जो आज के पास से जो भी हम चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 तक पढ़ेंगे वो सारे चैप्टर्स आपके किसके होते हैं? बायोलॉजी के होते हैं. ठीक है, बेसिकली जीव विज्ञान जिन्हें हम कहा जाता है. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस. ठीक है, जो हमारी लाइफ है उसमें बहुत तरह के प्रोसेसेस भी होते हैं ना. दिस इज़ नॉट लाइक कंप्यूटर में जो प्रोसेस होता है कुछ उस तरीके से नहीं, बट हाँ जिस तरह से वो रोल प्ले करता है उस तरीके से हमारी लाइफ में भी इन प्रोसेस का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है. लाइक न्यूट्रिशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सट्यूशन हो गया, ग्रोथ हो गया, रेस्पिरेशंस हो गया, मूवमेंट्स हो गए. और ये सारे के सारे प्रोसेस के लिए अलग अलग तरह के ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं. सपोज एक्सट्रिक्शन होता है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट का, तो उसके लिए हमारी किडनी और जो हमारे एनएस होता है अगर ये चीज़ इन्वॉल्व होती है. उस तरीके से रेस्पिरेशन जब होता है, जब आप सांस लेते हो, इनहेल एक्सेल करते हो, ठीक है, तो उस वक्त हमारे जो लंग्स होते हैं, हमारी जो ट्रैकिया होती है, नोस्ट्रेल और नोज़, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. तो अलग अलग तरह के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग तरह के फंक्शन के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए, अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिए. थैंक यू सो मच. सो लेट्स स्टार्ट. तो देखिए, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द लिविंग लाइव और लिविंग थिंग्स. ठीक है, हमारे जो भी एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं. ठीक है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं हम इसमें. प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग, अगर कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है उसको हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये जिंदा है, ये मर गया है, ये लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग है. तो हाउ वी कैटेगराइज दिस ऑल थिंग्स, है ना. उसके लिए कुछ हमारे बेसिक्स पॉइंट्स होते हैं, उसको अगर हम वो चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं तो देन वी गो फॉर कैटेगराइज for living or non-living things. So let's see movement growth. Okay, movement grow, need food, excrete, respiration, reproduce. ठीक है, इट्स मीन कि अगर कोई चीज़ लिविंग है तो उसमें क्या होगी? उसके अंदर मूवमेंट होगी, है ना. वो चीज़ बढ़ेगी, छोटेगी, घटेगी, मूवमेंट होगी बेसिकली. उसका क्या होगा? ग्रो होगी, उसको खाने की ज़रूरत होगी, नीड फूड, एंड एक्सक्रीट करेगी, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करेगी, रेस्पिरेशन करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी. ये लिविंग थिंग के आपके क्या होते हैं? एक तरीके से करेक्टरिस्टिक होते हैं. ठीक है, बेसिक होते हैं कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, कोई चीज़ ग्रो कर रही है, किसी चीज़ को फूड की नीड है, कोई चीज़ रेस्पिरेशन कर रही है तो वो चीज़ क्या है? रिप्रोड्यूस भी कर रही है, तो वो चीज़ क्या है? लिविंग थिंग है. अब देखिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं. द मेजर क्राइटेरिया विच यूज टू डिसाइड द वेदर लिविंग समथिंग इज अलाइव और अलाइव इज मूवमेंट. तो जो मेजर क्राइटेरिया होता है वो होता है मूवमेंट का, है ना. अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो इट्स मीन्स कि वो लिविंग थिंग है. ठीक है, मूवमेंट जो होती है बेसिकली वो लिविंग थिंग के अंदर ही पाई जाती है. लाइक प्लांट के अंदर और एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर देखने को ये चीज़ हमें मिलती है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. उसके बाद से हम बात करते थे मूवमेंट इन एनिमल इज ए फास्ट, कैन यू ऑब्जर्व इजली, बट मूवमेंट इन अ प्लांट इज स्लो. हाँ बिल्कुल सही बात. जो भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो मूवमेंट्स होती है वो बहुत ज़्यादा फास्टली होती है ना. बट इन द प्लांट्स इज ऑल्सो मूवमेंट इज अकर्स, बट वी ऑब्जर्व डिफिकल्टली. प्लांट्स के अंदर जो चीज़ें होती है उसको ऑब्जर्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट्स, बट मूवमेंट तो उसके अंदर भी होती ही है. एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मूव देयर बॉडी पार्ट्स एंड एक्सेट्रा, है ना. जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या हो सकता है? एनिमल्स कैन मूव, उसके उनकी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको मूव कर सकते हैं, है ना. लाइक आपके हैंड हो गए, हेड्स हो गए, लेग हो गए, ये सारी चीज़ों को आप मूव करा सकते हो. बट इन देयर केस ऑफ प्लांट्स दे रूट्स, एनिमल रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, शूट्स हो गए, ये चीज़ें मूव करती है. ठीक है, प्लांट्स कैन ऑल्सो मूव बट बहुत ज़्यादा स्लो करती हैं. ठीक है, तो ये हो गया मतलब मेजर क्राइटेरिया क्या रहा आपकी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को पहचानने का कि मूवमेंट. ठीक है, अगर कोई चीज़ मूव कर रही है दे और रिप्रोड्यूस कर रही है तो वो क्या चीज़ होती है? आपकी लिविंग थिंग होती है. अब बात करते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में. अच्छे से डेफिनेशन क्या होता है? लाइफ प्रोसेस आर द प्रोसेसेस अंडरगोइंग इज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सस्टेन अ लाइफ. विच मीन्स कि आपको लाइव रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जिन प्रोसेसेस की नीड होती है, आवश्यकता होती है, उससे हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं. अगर इसके एग्जांपल देखें तो आपके वही रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एक्सेट्रा. ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्या है? एक लाइफ को जीने के लिए, सस्टेन रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए आपको जिस प्रोसेस की नीड होती है उसे हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप जिंदा हैं तो आप खाना खाएंगे, है ना. इट्स मीन कि अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशंस पे. आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा हो कि देखिए द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड बॉडी एंड कन्वर्टिंग इट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल विच कैन ऑब्जॉर्व
बाय द बॉडी इज कॉल्ड अ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन वो फूड होता है जो हम बॉडी के अंदर लेते हैं, खाते हैं, और उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, और उसके अंदर से जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं, लाइक विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, फैट्स हो गए, कैल्शियम स्पेक्साइड, ये सारी सारी की चीज़ें आपकी बॉडी क्या करती है? ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है, ऑब्जर्व कर लेती है, अपने अंदर ले लेती है, ठीक है। सो तो उसी हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। तो उससे हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड the body and converting it into smaller molecules can be absorbed by the food is a nutrition. Okay, need of nutrition क्यों है? देखिए, nutrition is a need provide the energy for doing any activities and provide essential nutrition in a life. हम कोई भी अगर एक्टिविटी करते हैं तो हमें डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं, फैमिली सजेस्ट करती है कि आपको न्यूट्रिशन फूड लेने चाहिए। आपने एड्स भी देखी होंगी टीवी में। तो न्यूट्रिशन फूड्स मीन्स क्या है? इसका मतलब इंश्योरेंस की वो फूड लीजिए जो आपकी बॉडी के लिए, आपके बॉडी को एनर्जी देते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशंस क्या करते हैं? आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, ऊर्जा देते हैं, और एक लाइफ को जीने के लिए, ठीक है, हेल्थी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन की नीड्स होती है, इसेंशियल न्यूट्रिशन की नीड होती है। लाइक विटामिन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, विटामिन बी होता है, विटामिन ए, विटामिन 12, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है? नीड होती है हमारी बॉडी को। तो इसे यही काम करता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या करता है? फुलफिल करता है इन सारी नीड्स को। देखिए, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? मटेरियल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। वो मटेरियल, वो सब्सटेंस, वो चीज़ जो एनिमल को या प्लांट्स को, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, वो क्या कहलाता है? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, ठीक है। जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर द न्यूट्रिएंट्स। बिल्कुल सही है, कार्बोहाइड्रेट हो गया और फैट हो गया, न्यूट्रिएंट्स है। विच आर यूज टू ऑर्गेनिज्म मेनली एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स और ये आपके फैट क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है ह्यूमन बीइंग के द्वारा, इंसानों के द्वारा, ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? एक तरह से न्यूट्रिएंट्स हो गया। उसके दीज न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन अ व्हीट, राइस। अब ये अलग अलग चीज़ों के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लाइक राइस हो गया, कॉर्न हो गया, चॉकलेट हो गया, एक्सेट्रा के अंदर। सो वी यू ईट देम फील एनर्जेटिक। अब इनको आप खाओगे तो आप क्या करोगे? एनर्जेटिक फील करोगे। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हैं। अब उसके बाद से बात करते हैं, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, एंड मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट्स यूज टू मेकिंग बॉडी पार्ट्स लाइक स्किन, ब्लड, बोन्स एक्सेट्रा। तो कुछ प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, दे आर ऑल्सो न्यूट्रिएंट्स, है ना। ये भी क्या है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बनाने में, बॉडी पार्ट को बनाने में, स्किन, ब्लड वगैरह को हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल, न्यूट्रिएंट्स लाइक अ कैरेटीन प्रोटीन। कैरेटीन होता है, इलास्टीन प्रोटीन ये नाम है, कोलेसिन प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, आयरन हो गया, ठीक है, मिनरल होता है आयरन एक तरह से, कैल्शियम इज ऑल्सो अ मिनरल, and many more. These nutrients are found in a onion, fish, potatoes, milk, beetroots, many other vegetables and fruit. तो ये सारे के सारे विटामिन किस में मिलते हैं? आपके इन सब वेजिटेबल्स वगैरह में पाए जाते हैं, मिक्स फिश के अंदर पाया जाता है, मीट के अंदर पाया जाता है, फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? बेसिकली जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट हो गया, विटामिन, मिनरल्स, आयरन एक्सेट्रा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखने को मिलता है कि किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं, खाना खाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं या दूसरों पे डिपेंड करते हैं। इट्स मीन कि न्यूट्रिशन वो कैसे गेन करते हैं। देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म। किस मेथड के द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना ले रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। देयर आर मेनली टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वन इज ऑटोट्रॉपिक मोड and the second is heterotropic mode. Let's see about the autotropic mode. As the name suggests, auto means self मतलब खुद, and trop means nutrition. तो इसका नाम से पता लगता है कि सेल्फ ट्रॉप है ना, सेल्फ न्यूट्रिशन बेसिकली। ऑटोट्रॉप मीन्स कि ऑटोट्रॉपिक मोड मीन्स कि सेल्फ न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड या फिर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, ठीक है। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशंस ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिपेंड ऑन लिविंग बीइंग फॉर अ फूड। मतलब जो ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक्स मोड में अपना न्यूट्रिशन को गेन करते हैं, वो किसी और पे खाने के लिए डिपेंड नहीं रहते, किसी और पे आश्रित खाने के लिए नहीं रहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स मेक्स फॉर अ सिंथेसाइज इट्स ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। Those organisms which can make their own food
photosynthesis are called a autotrophs. For example, all green plants like a bacteria and fungi, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं आपके प्लांट्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटोसिंथेसिस जो होते हैं प्लांट के अंदर होता है, आप जानते होगे इस प्रोसेस को, कि जो हमारे प्लांट होता है उसके अंदर स्टोमेटा एक प्लेस होता है जहाँ पे प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल के पास में, और सूर्य की किरणें आती हैं, सूर्य एक लाइट एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड कराता है, प्लस इसके अंदर रिएक्शंस होती है, वाटर प्लस CO2 और उन्हें ग्लूकोज वगैरह कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है बेसिकली। तो और ये ऑटोट्रॉपिक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जो अपना खाना क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखिए क्या कहते हैं कि मोटोट्रॉपिक। ठीक है, उसके बाद से क्या आता है, ऑटोट्रॉपिक मोड क्या आता है, एज द नेम ऑफ सजेस्ट, आपको पता लग गया। ऑटोट्रॉपिक में सिंपल क्लास 10th की जो ना अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, दोज ऑर्गेनिजम्स हु मेक देयर ओन फूड्स इटसेल्फ दे वाज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। जो अपना खाना खुद बनाए उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ठीक है, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। द सिंपल ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज। ये हो गया। उसके बाद से देखिए न्यूट्रिशन इन प्लांट में किस तरीके से न्यूट्रिशन आते हैं, इस चीज़ को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। आपको पता है ग्रीन प्लांट जो होते हैं सारा अपना खाना खुद बनाते हैं, बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉप्स, है ना। दे मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दिस प्रोसेस कॉल्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जब खाना क्या होता है, प्लांट्स दे मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं, लाइट सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर जब प्रेजेंस ऑफ लाइट में खाना बनाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये रहा और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, प्लस वाटर हम इसके अंदर डालते हैं और सनलाइट आता है, फिर ये रिएक्शन परफॉर्म हो जाती है। देखिए CO2 प्लस वाटर। ठीक है, CO2 प्लस वाटर ये दोनों मिलते हैं, सनलाइट इस पे आती है, क्लोरोफिल, और उसके बाद से C6H12O6। दिस इज द ग्लूकोज, this is a chemical from of glucose and glucose is provide the energy and 6CO2 रिलीज होता है। 6CO2 जो रिलीज होता है ये बाहर की तरफ निकल जाता है। इसी को हम कहते हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जिस ऑक्सीजन को हम गेट करते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है एक तरह से। ये सूर्य किरणें आई, आप इमेज में इसको अच्छे से देख सकते हो, इसमें जा रही हैं। तो ये कंडीशंस नेसेसरी फॉर अ फोटोसिंथेसिस। द कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, सनलाइट होनी चाहिए, क्लोरोफिल होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, वाटर होनी चाहिए, ताकि ये रिएक्शंस क्या होने चाहिए, परफॉर्म हो सके और आपके प्लांट को एनर्जी बनाने में, ग्लूकोज बनाने में हेल्प मिल सके। तो ये होता है न्यूट्रिशन इन प्लांट बेसिकली, कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, उस पर सनलाइट और क्लोरोफिल होता है, जिससे क्या होता है, ये ग्लूकोज बनाता है। उसके बाद से देखिए ग्लूकोज की बात करते हैं। तो ग्लूकोज की प्रॉपर्टी, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी प्रेजेंट एज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट। पहला पॉइंट कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, ग्रीन प्लांट्स में होता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ग्रीन प्लांट में पाया होना होगा। उसके बाद द फूड इज प्रिपेयर बाय द ग्रीन लीव्स द पार्ट फ्रॉम द सिंपल शुगर कॉल्ड द ग्लूकोज। अब जो फूड बना है वो क्या होता है, सिंपल शुगर होता है। ठीक है, ग्लूकोज जो फॉर्म होता है। उसके बाद द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज इनटू अनदर फूड कॉल्ड अ स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। दिस स्टार्च इज स्टोर इन द फ्रूट एंड लीव्स एंड द प्लांट। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा जो चीज़ होती है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज चेंज इनटू, अब जो ग्लूकोज होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, स्टार्च में। स्टार्च का होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, दिस स्टार्च इज स्टोर इन अ फूड। ठीक है, दिस स्टार्च इज स्टोर इन अ फ्रूट और लीव्स। जो ये जो स्टार्च है वो किस किस में स्टोर हो जाता है, फ्रूट में या फिर लीव्स में स्टोर हो जाता है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, प्लांट प्रोवाइड अ फूड फॉर एनिमल्स। प्लांट्स क्या होता है, एक सोर्स है और प्रोवाइड कराता है एनिमल्स को खाना, फूड। एंड द ग्रीन प्लांट्स कवर्ड सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी टू मेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स। और क्या करता है, जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं सनलाइट एनर्जी इनटू, सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में। आपने सुना होगा कि लाइट्स कैन बी नेवर क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी नेवर क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो बस ट्रांसफॉर्म की जा सकती है, वन बॉडी या वन। ठीक है, तो ये आपका इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, एक लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी के अंदर ट्रांसफर, ये होता है आपका प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के अंदर पूरा।
साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो जो लीव्स होती है वहाँ के वहीं के साइड पे ये फोटोसिंथेसिस अकर होता है। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ सेल इज अ लीफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल जहाँ पे प्रेजेंट होता है वहाँ पे ही फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट सेल मेनली प्रेजेंट इन द फोटोसिंथेसिस सेल मीजो सेल्स। इनके पास क्या होता है, एक फोटोसिंथेसिस सेल होता है जिससे मीजो सेल बोलते हैं। दिस सेल्स आर कंटेन अ मोर क्लोरोफिक देन द प्लांट्स। और यहाँ पे ये सेल क्या करते हैं, जहाँ पे मीजो सेल होंगे ज़्यादा वहीं पे क्या होता है फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। फोटोसिंथेसिस की साइट होती है क्लोरोफिल, जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वहाँ पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। उसके बाद से बात आती है ऑन एडिंग आयोडीन सॉल्यूशन कन्वर्ट अ पार्ट ऑफ द लीफ डज नॉट टर्न द ब्लू ब्लैक कलर शोइंग द नो स्टार्च इज प्रेजेंट इन द मिडल पार्ट। कहता है कि अगर आप आयोडीन ऐड कर देते हो तो लीफ जो होती है कन्वर्ट अगर हो जाती है, डज इफ लीफ डज नॉट टर्न टू द ब्लू ब्लैक कलर, अगर वो ब्लू नीले या काले कलर में कन्वर्ट नहीं होती है, ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं होती, शोइंग दैट नो स्टार्च प्रेजेंट इन द मिडल पार्ट। अगर मान लीजिए किसी पार्ट पे आप आयोडीन डालते हो और वो क्या होता है ब्लू या ब्लैक में कन्वर्ट अगर नहीं होता, इट्स मीन्स कि वहाँ पे स्टार्च नहीं है। उसके बाद से बात आती है द अनकवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ विच रिसीव लाइट टर्न टू ब्लू ब्लैक। जो अनकवर पार्ट होती है, जो लाइट को जब भी रिसीव करती है तो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाती है, इट्स मीन की पता लग जाता है इसमें क्या है, स्टार्च है। तो ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस था आपका। अब बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक, यानी जो दूसरा मोड था, पहला हमने डिस्कस कर लिया ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं लाइक प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा। अब बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक्स। देखिए हेटरोट्रॉपिक्स वो होते हैं जो फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। एज द नेम सजेस्ट, हेट्रोस मीन्स अदर्स एंड ट्रॉप मीन्स न्यूट्रिशंस। इट्स मीन्स कि जो दूसरों पे खाने के लिए आश्रित है, लाइक हम प्लांट पे हैं, अगर प्लांट नहीं हो तो हम नहीं खा सकते। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक और नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड डिपेंड फॉर अदर। अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरे पर डिपेंड होते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड डिपेंड ऑन द फूड इज कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। एग्जाम्पल एनिमल लाइक मैन, डॉग, कैट, लायन एक्सेट्रा एंड मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया लाइक बैक्टीरिया और फंगाई। ये सारे के सारे भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों पे डिपेंड होते हैं। सपोज अमीबा हो गया एक बैक्टीरिया, और दूसरी जो चीज़ें होती हैं और एनिमल हो गया, जानवर हो गए, इंसान हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं। दे ऑल आर द हेटरोट्रॉपिक मोड्स। उसके से एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप्स हेंस डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल इन देयर ऑन फूड लाइक अ फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, फिश, स्मॉल सब्सटेंसेस पे हम लोग डिपेंड होते हैं ऑब्टेन न्यूट्रिशन इन अ सिंपल एनिमल अमीबा एंड पेनिशियम टू वेरी simple unicellular organisms. Unicellular process is nutrition performed by the single cell. अब यूनिसेलर वो होते हैं जो सारे के सारे एक ही टाइप के वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलके जो बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलर बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है अमीबा और पेरीमीशियम। बात करते हैं न्यूट्रिशन इन पेरीमीशियम की, तो देखिए पेरीमीशियम इज आल्सो अ टाइनी यूनिसेलर एनिमल विच लाइव्स इन अ वाटर। जो क्या होता है पेरीमीशियम क्या होता है, एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होता है जो किस में रहता है, पानी में रहता है। उसका आप डायग्राम भी आप देख सकते हो, ठीक है। इट हैज़ अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड अ सीलिया। इस पर एक छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिससे हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। अब इंजेशन कहते हैं, इंजेशन मतलब खाना। पेरीमीशियम यूजेस अ सीलिया टू सिप फूड पैरासाइट एंड फ्रॉम वाटर एंड पुट इनटू माउथ। अब ये क्या करता है ना, धीरे 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 ना ऐसे मूव करता है, मूव करके जहाँ भी खाना मिलता है ना उसको दबक से पकड़ लेता है, ठीक है, उसको निगल लेता है बेसिकली कवर करके, ठीक है, इंजेक्शन करता है। उसके बाद से इंजेक्शन इज फॉलोड बाय द स्टेप डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एचुरेशन एंड इगेशन। और उसके बाद से जब ये खाना लेता है अपने अंदर तो उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, उसमें से एब्जॉर्ब करता है, फिर एसिमिलेशन करता है, फिर उसका वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव कर देता है, ठीक है, इंगेशन कर देता है। एक्सटीरियर प्रोडक्ट जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट उसको निकाल देता है, वॉशरूम वगैरह जैसे होता है ना। तो ये भी ऐसे ही करता है। उसके बाद से हम एंजाइम्स की बात करते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसको बारे में पढ़ेंगे। लाइक एंजाइम्स लाइक अ जूस सब्सटेंस सीक्रेट बाय ऑर्गेनिजम्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच एक्ट एज अ बायो कैटलिस्ट एंड अ बायोकेमिकल रिएक्शन। देखिए एंजाइम्स क्या होते हैं, अच्छे से एक बार समझ लीजिए। एंजाइम्स वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं, जूस वगैरह सब्सटेंस होते हैं उसकी तरह से उसमें से सिक्रेट होते हैं बॉडी के अंदर। तो एंजाइम्स वो सब्सटेंस होते हैं जो आपकी किसी भी रिएक्शन को, किसी भी अभिक्रिया को बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर देते हैं, ठीक है। वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, बस उन एंजाइम्स के प्रेजेंट के होने से कोई भी रिएक्शन बहुत ही जल्दी हो जाती है। मान लीजिए किसी चीज़ को आप रिएक्ट करा रहे हो, सपोज कार्बन और हाइड्रोजन का आप रिएक्ट करा रहे हो, तो उसको रिएक्ट करने में अगर 1 घंटा लग रहा है तो अगर आप उसमें एंजाइम डाल दो, कैटलिस्ट डाल दो, तो रिएक्शन क्या होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकती है। इन्हें हम बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। अब ये एंजाइम्स हमारे पेट के अंदर
ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखिए दे आर द 5 स्टेप टू प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल के न्यूट्रिशन में कितने 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है इंगेशन। पहला क्या होता है इंगेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड अ इंगेशन। पहला डेफिनेशन है, याद रख लो। इंजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ फूड, वो प्रक्रिया जब आप खाना खा रहा है, बॉडी में खाना जा रहा है, आप खाना खा रहे हो तो उसे हम कहते हैं इंजेशन बोलते हैं। उसके बाद डाइजेशन, क्या आता है सेकंड में डाइजेशन, क्योंकि खाना आपने खा लिया, यहाँ तक चला गया। उसके द प्रोसेस ऑफ विच फूड कंटेन अ लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन टू स्मॉलर वाटर soluble molecule which can absorb by the body required to the न्यूट्रिशन इन द डाइजेशन। मतलब कि जो बॉडी है वो क्या करती है, ब्रेक करती है फूड को, ठीक है। ब्रेक करेगी छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर। अब वो छोटे मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर घुलेंगे, ऑब्जॉर्व होंगे, ऑब्जर्व किया जाएंगे, उसके जो भी रिक्वायर न्यूट्रिशन होंगे, और उसे हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन क्या होता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड को, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ डाइजेशन फूड बॉडी पार्ट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। मतलब कि वो प्रोसेस, ठीक है, जिसके अंदर डाइजेस्टिव फूड के पार्ट्स को ऑब्जर्व किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इसके बाद एसिमिलेशन, द प्रोसेस ऑफ विच ऑब्जर्व फूड इज टेकन इन द बॉडी सेल्स यूज फॉर द एनर्जी एंड ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। तो कहने का मतलब है एसिमिलेशन क्या होता है कि मान लीजिए जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है। अब उसको क्या किया जाएगा, बॉडी सेल ऑब्जॉर्व करेंगे, बॉडी सेल के अंदर जाएगा, और बॉडी सेल के अंदर जाने के बाद उसको एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन कहते हैं। बेसिकली यही आपका इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अब आपके सेल क्या कर रहे हैं, आपके फूड में आपने जो खाना खाया उसमें से क्या ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, और ग्रोथ कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं। इसी प्रोसेस में क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। एंड इंगेशन, इंगेशन क्या होता है आपका, इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ विच अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव फ्रॉम द बॉडी कॉल्ड द इंजेशन। अब जो भी चीज़ें थी, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, और जो हमारी बॉडी के अंदर पचा नहीं, हमने वेस्ट जो भी था वो चीज़ को इंजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है कैसा, पहला प्रोसेस इंजेशन, इमजेशन, और डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ठीक है। खाना खाना, खाने को पचाना, उसमें से सही पार्ट को ऑब्जर्व करना, फिर सेल को देना, सेल एनर्जी बनाएगा, उसके बाद से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर देना। ये प्रोसेस होता है पूरा। यहाँ से माउथ से आप खाना खाते हैं, एंड देन आपकी ट्रैक फूड पाइप होता है, इसोफेगस जिसे बोलते हैं, इसोफेगस फूड पाइप कहलाता है। उसके बाद से आपका इस स्टमक में, उसके बाद स्मॉल स्टैंड, लार्ज स्टैंड, उसके बाद से एनएस, उसके बाद रिमूव फूड। ये आपके टाइप न्यूट्रिशन के स्टेप्स। देखिए सबसे पहले न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग डाइजेस्टिव सिस्टम इन अ ह्यूमन बॉडी, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो खाना होता है माउथ से हम खाते हैं, जिसको हम बक्कल कैविटी वगैरह भी बोलते हैं, यहाँ से खाना हमने खाया। उसके बाद से ईसोफेगस, जिसे हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। फूड पाइप ईसोफेगस होती है, और एयर पाइप ट्रैकिया होता है, याद रखना। ईसोफेगस इज़ अ फूड पाइप। उसके बाद से क्या होता है, आपके डायफ्राग्राम शीट में जाता है, डायफ्राग्राम आपका ये एरिया हिस्सा होता है। उसके बाद स्टमक में जाता है, स्टमक क्या होता है, जी शेप्ड होता है। देन इट्स गो टू स्मॉल स्टाइन, फिर लार्ज स्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस। ये 8 पार्ट्स आपके इन्वॉल्व होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। फर्स्ट पहला क्या होता है, माउथ, दूसरा ईसोफेगस, थर्ड इज डायफ्राग्राम, फोर्थ इज स्टमक, फिफ्थ इज स्मॉल स्टाइन, सिक्स्थ इज लार्ज स्टाइन, सेवंथ इज रेक्टम, एंड एट्थ इज एनस, ठीक है। ये पूरा माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, ठीक है, ये आपका स्मॉल स्टाइन, लार्ज स्टाइन, एंड देन द रेक्टम एनस, ये आपका होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या होता है, शुरुआत करते हैं। हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जब भी हम खाने को खाते हैं तो एक मोमेंट होता है मेरे बॉडी के अंदर, देखिए एलिमेंट्री कैनाल गेट एंटर द फूड फ्रॉम द माउथ टू एनस। एलिमेंट्री कैनाल होती है बेसिकली, ये पूरी एक लंबी सी लाइन चेन होती है, ठीक है, नली होती है एक तरह से। स्मॉल स्टाइन्स आर लार्ज इंस्टाइन्स बट स्टिल इज कॉल्ड ए स्मॉल स्टाइन। जो स्मॉल स्टाइन होती है वो सबसे लार्ज स्टाइन होती है। अगर आप इसको ओपन करो तो बहुत लंबी तक ये ओपन हो सकती है, ठीक है। तो इसे हम स्मॉल स्टाइन बोलते हैं, बट ये लार्ज होती है असल में। अब देखिए पेरिस्टेटिक मूवमेंट क्या होता है, याद रखो। व्हेन द स्लाइडली फूड डाइजेस्ट फ्रॉम द एंटर द बॉडी फूड पाइप, वॉल्स ऑफ द फूड पाइप स्टार्टेड कॉन्स्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन। देखिए एक बार एक्सपेक्शन हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है मतलब खुल रहा है, और एक बार क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इसी मूवमेंट को क्या कहते हैं, जब आप खाना खाते हो देखोगे ना, जब आप निगलते हो तो इस तरीके का मूवमेंट होता है आपके नेक पे, उस नेक पे मूवमेंट आप फील कर सकते हैं जब आप खाना खाओ। तो इससे मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टेटिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। फूड जब जाता है यहाँ पर
तो बड़ा छोटा इस तरीके से होता है आपका गले के पास, ठीक है। जैसे देखो ये गया, ये रहा, ये मूवमेंट जो हुई ना अभी भी, इसी को क्या कहते हैं, पेरिस्टेटिक मूवमेंट कहते हैं, ये जैसे हो रहा है। तो फूड अलोंग गट, द मूवमेंट वॉल अब द फूड पाइप इज कॉल्ड अ पेरिस्टेटिक मूवमेंट, इसे हम क्या कहते हैं, पेरिस्टेटिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिस्टेटिक मूवमेंट, ठीक है, पेरिस्टेटिक मूवमेंट। उसका देखिए स्प्लिंचर क्या होता है, स्पिंचर्स क्या होते हैं। दीज आर द सर्कुलर मसल स्ट्रक्चर विच आर कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू देम, नॉर्मली दे रिमेन क्लोज बट व्हेन मूवमेंट इज रिक्वायर्ड दे ओपन एंड द मेनली स्पिंचर इन द गट। अब जब आपका गट होता है वहाँ पे क्या होता है, स्पिंचर प्रेजेंट होता है। जब ये नॉर्मली होता है ये बंद होता है, लेकिन जब आप खाना खाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है, ये एक मसल होता है। उसके बाद से देखिए आपके माउथ के अंदर क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम्स जो एंजाइम्स वगैरह को रिलीज़ करते हैं। देखिए ग्लैंड जो ग्लैंड इन्वॉल्व होते हैं आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो पहला क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज। सलाइवरी ग्लैंड इन आवर माउथ प्रोड्यूस अ सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है, हमारे माउथ में जो क्या प्रोड्यूस करता है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है। सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम होता है, हमारे माउथ के अंदर सलाइवा को प्रोड्यूस करना, वाटर लिक्विड होता है जो विच कंटेन एंजाइम्स कॉल्ड अ सलाइवरी अमाइलेज। नोट करो इसको, अभी कॉपी में स्क्रीनशॉट भी लो। सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है, हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी अमाइलेज को रिलीज़ करता है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर सलाइवरी अमाइलेज को रिलीज़ करता है, जो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में, ठीक है, डाइजेस्ट द स्टार्च कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द फूड इनटू शुगर केमिकल डाइजेशन, जो कि क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवरी अमाइलेज को रिलीज़ करता है जो हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपका सलाइवरी ग्लैंड का काम होता है। इन आवर माउथ प्रोड्यूस अ सलाइवा वाटर लिक्विड विच कंटेन एंजाइम्स कॉल्ड अ सलाइवरी अमाइलेज। हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होता है जो क्या रिलीज़ करेगा, सलाइवरी अमाइलेज। एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज़ करता है हमारे माउथ के अंदर, तो सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज वो क्या होता है, और ये होता क्या है, ये एक एंजाइम होता है जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है माउथ के अंदर। उसके बाद बात करते हैं पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज लाइज बिहाइंड द लोअर पोर्शन ऑफ द स्टमक। पेनक्रियाज जो होता है वो हमारे स्टमक के लोअर पोर्शन भी होता है, ये रहा, यहाँ पे आपका होता है पेनक्रियाज, और यहाँ पे आपका सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। पेनक्रियाज जो होता है आपके स्टमक के थोड़ा नीचे प्रेजेंट होता है, लोअर पार्ट। इट सिक्रेट अ पेनक्रिएटिक जूस विच कंटेन अ मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक अ पेनक्रिएटिक एनामेलेज, डाइप्सिन, लाइपेज, ठीक है। तो पेनक्रियाज क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करता है। पेनक्रियाज क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करता है, जो कि हेल्प करता है ट्राइप्सिन, लाइपेज, एब्सेक्टा टाइप के जूस को, जो कि डाइजेशन करने में, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हेल्प करता है, ये होता है। तो पेनक्रियाज क्या रिलीज़ करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ करता है जिसका नाम होता है पेनक्रिएटिक अमाइलेज, ट्राइप्सिन, लाइपेज, ठीक है, ये काम होता है पेनक्रियाज का। लीवर का काम क्या होता है, लीवर सिक्रेट अ ग्रीनिश येलो लिक्विड कॉल्ड अ बाइल। जो लीवर होता है वो बाइल जूस को सिक्रेट करता है। बाइल इज अ टेम्परेली स्टोर इन गॉल ब्लैडर एंड बिफोर इट सेंड टू स्मॉल स्टाइन थ्रू आउट द बाइल डक्ट। बाइल डक्ट के द्वारा यह हमारे स्मॉल स्टाइन के अंदर जाता है, वो ग्रीन कलर का जूस, और वो हमें हेल्प करता है डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर। तो लीवर का ये काम होता है, ठीक है। लीवर सीक्रेट ग्रीनिश येलो लिक्विड कॉल्ड अ बाइल, और वो बाइल किसके में स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। ये आपका क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है, यहाँ पे बाइल जूस सिक्रेट प्रेजेंट है। अब ये गॉल ब्लैडर से ये जूस जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये आपके तीनों चीज़ों के फंक्शंस हैं। उसके बाद देखिए इंजेक्शन क्या होता है, इन ह्यूमन बीइंग फूड इज ingested थ्रू द माउथ एंड द माउथ इज हेल्प टू हैंड। अब देखिए सबसे पहला होता है खाना हम खाते हैं, इंजेक्शन पहला स्टेप होता है, तो माउथ के अंदर खाने को खाते रखते हैं, ठीक है, ये रहा माउथ के अंदर रखा हमने खाने को, डाइजेशन फूड बिगिन ऑफ द माउथ, माउथ से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब माउथ के अंदर क्या होता है, द टीथ कट फूड इनटू स्मॉल पीसेस चॉविंग एंड ग्राइंडिंग के द्वारा। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, जब आप खाना खाते हो तो ऐसे मुंह के ऐसे दबा दबा खाते हैं ना, जैसे जो भी चीज़ हार्ड चीज़ होती है उसको क्या कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, है ना। तो ये आपके माउथ के अंदर ये प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, द सलाइवरी ग्लैंड इन आवर माउथ प्रोड्यूस अ सलाइवा वाटर लिक्विड एंड विच
contains enzyme salivary amylase which digests the starch carbohydrate present in the mouth sugar chemical। हमारे माउथ के अंदर ही सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी एमाइलेज निकलता है। एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज क्या होता है? एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, केमिकल प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है शुगर वगैरह को मिक्स करने में। और आवर टंग हेल्प टू मिक्सिंग द सलाइवा विद फूड। हमारी जीभ क्या करती है? मिक्स करने में मदद करती है फूड के अंदर सलाइवा को। ठीक है, हमारी जीभ, हमारा जो माउथ की जो सलाइवा होता है वो मिक्स होता है फूड के अंदर थ्रू द टंग, जीभ के द्वारा। एंड द डाइजेशंस ऑफ अ फूड रिमेन इनकम्प्लीट इन अ माउथ। लेकिन अभी भी क्या होता है? डाइजेशंस क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है मेरे माउथ के अंदर। उसके बाद से जाता है आपका सेकेंड ईसोफेगस के अंदर। द स्लाइटली डाइजेस्ट फूड इनटू माउथ इज स्वेल्ड बाय द टंग एंड गोज डाउन द फूड पाइप इज कॉल्ड द ईसोफेगस। अब जो होता है आपका ईसोफेगस के द्वारा फूड क्या होता है आपकी इस बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर जाता है। ठीक है, द स्लाइटली डाइजेस्ट फूड इनटू द माउथ इन द माउथ इज स्वेल्ड बाय द टंग एंड गोज डाउन द फूड पाइप इज कॉल्ड द ईसोफेगस। ईसोफेगस के द्वारा आपका जो माउथ है, माउथ से फूड किस में जाता है? स्टमक में जाता है। ठीक है, माउथ से स्टमक को कनेक्ट कौन करता है? ईसोफेगस। उसका देखिए स्टमक, स्टमक क्या होता है? स्टमक की जो जी शेप ऑर्गन प्रेजेंट इन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन पार्ट जो होता है आपका लोअर पार्ट होता है, उसके लेफ्ट साइड में आपका स्टमक प्रेजेंट होता है जो क्या होता है? जी शेप होता है। आप देख सकते हो ये जी टाइप का है ना, इसीलिए उसको जी से बोलता है। द गैस्ट्रिक जूस कंटेन 3 सब्सटेंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम, पेप्सिन एंड म्यूकस। अब जो हमारा बॉडी स्टमक होता है उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है। अब वो गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो एंजाइम होता है वो कौन सा? पेप्सिन और म्यूकस। तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसके अंदर कौन कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो अभी। पेप्सिन और म्यूकस, कौन कौन से? पेप्सिन और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं आपके गैस्ट्रिक जूस के अंदर। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम, पेप्सिन एंड डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है? एक एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है जहाँ पर पेप्सिन और म्यूकस काम करते हैं, हेल्प करते हैं डाइजेशन करने में प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए हमें पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव करना है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करेगा जिससे वजह से पेप्सिन एक्टिव हो जाएगा, और पेप्सिन एक्टिव हो जाएगा तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, पचा देगा, हेल्प कर देगा। ठीक है, तो ये होता है। द म्यूकस हेल्प टू प्रोटेक्ट द माउथ स्टमक वेल वॉल थ्रू द आउन सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और म्यूकस क्या करता है? जो स्टमक है उसकी वॉल को प्रोटेक्ट करता है ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिलीज होने से आपकी जो वॉल है स्टमक वो डैमेज ना हो जाए। ये कौन प्रोटेक्ट करता है? म्यूकस। एंड द पार्शियली डाइजेस्ट फूड इज गोज इनटू स्टमक टू स्मॉल स्टाइन्स। अब जो खाना थोड़ा बहुत आपने डाइजेस्ट हो गया, पच गया, बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो किस में चला जाता है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, ये रहे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रही स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे क्या होता है इसको देख लेते हैं। फ्रॉम द स्टमक पार्शियली डाइजेस्ट फूड एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। पार्शियली डाइजेस्ट फूड किसमें है? इसमें आ गया। एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द अबाउट 6.5 मीटर। ये क्या था? सबसे लार्जेस्ट पार्ट होती है हमारी बॉडी में, जिसको खींचोगे ना नली को तो 6.5 मीटर लॉन्ग होती है ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ वेरी नैरो एंड अरेंज इन द कोयल आवर बॉडी। ये जो कहता है बहुत ही नैरो होती है और हमारी बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके से अरेंज होती है कोयल टाइप में। द स्मॉल इंटेस्टाइन इवन बीइंग द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन लाइक अ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड द फैट्स। अब जो हमारी बॉडी के अंदर फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये जो होता है वो डाइजेस्ट कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन वो पार्ट होता है जहाँ पे हमारा लार्ज अमाउंट में किसी को फूड को डिज़ोल्व किया जाता है, एब्जॉर्व किया जाता है जहाँ पे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह जितने थे फैट्स यहाँ पे लार्ज अमाउंट में हमें देखने को मिलती है डिज़ोल्व। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन्स रिसीव द सिक्रेशन ऑफ 2 ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियाज। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है रिसीव द सिक्रेशन ऑफ 2 ग्लैंड, लिवर और पैनक्रियाज। लिवर और पैनक्रियाज से जो जूसेस आते हैं जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, और जो एंजाइम्स वगैरह आते हैं, पैनक्रियाटिक जूस हो गया, ठीक है, और बाइल जूस जो होता है, ये सारी चीज़ें वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आते हैं। उसके बाद से लिवर सिक्रेट अ बाइल ग्रीनी येलोस एंड लिविंग मेड द लिवर स्ट्रॉन्ग इन द गॉल ब्लैडर से होता हुआ आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, ग्रीन येलोइश जूस। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है। याद रखना जो लार्ज अमाउंट ऑफ जो चीज़ें होती है ना डिज़ोल्व या फिर डाइजेस्ट होना, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। उसके बाद से आते हैं बाइल जूस के 2 फंक्शंस होते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। मेक द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक एल्कली, पैनक्रियाटिक एंजाइम
कैन एक्ट इट। अब जो भी आपके बाइल जूस जो परफॉर्म करता है वो क्या काम करता है, पहले तो जो एसिडिक फूड जो आता है उसको क्या करता है, एसिडिक बना देता है और स्टमक के अंदर एल्कलाइन कर देता है, मतलब ज़्यादा एसिडिक ना होने नहीं रखता है फूड को। उसके बाद बाइल सॉल्ट ब्रेक द फैट्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू स्मॉल ग्लोबुलस मेकिंग इजी टू एंजाइम टू एक्ट डाइजेस्ट। अब बाइल सॉल्ट क्या कर देता है, उसको फूड को छोटे छोटे ग्लोबल्स में तोड़ देता है, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है। यही होता है आपके बाइल जूस का सिस्टम बेसिकली, ताकि वो डाइजेस्ट हो सके। पेनक्रियाज सीक्रेट है पेनक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम पेनक्रियाटिक एमाइलेज एंड ब्रेकिंग डाउन द स्टार्च ऑफ स्ट्रिप डाइजेशन प्रोटीन। वही जो पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो होता है एंजाइम होता है वो रिलीज़ करता है आपका पेनक्रियाज, ठीक है। और जो हेल्प कर देता है स्टार्च और ट्राइप्सिन, ये भी एक एंजाइम होता है ट्राइप्सिन भी आपका, वो कौन रिलीज़ करता है, आपका पेनक्रियाज ही रिलीज़ करता है, जो कि हेल्प कर देता है डाइजेस्ट करने में और इमल्सिफाइड फैट में। द वॉल ऑफ द स्मॉल स्टाइन कंटेन अ ग्लैंड विच सीक्रेट इंटरस्टिशियल जूस, ठीक है। जो वॉल होती है आपकी, किसकी वॉल होती है, स्मॉल स्टाइन की, वो क्या रिलीज़ करते हैं, इंस्टेंटेनियस जूस रिलीज़ करती है। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड एंड कॉम्प्लेक्स। जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं अमाइनो एसिड और कॉम्प्लेक्स के अंदर। कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज एंड फैट इंटू फैटी एसिड्स and glycerol. In this way the process digestion convert the large and insoluble food molecules into small water soluble molecules. अब ये क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और फैट के अंदर तोड़ देता है इनटू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या होता है, ये वो हिस्सा होते हैं जिसके द्वारा हम, मतलब होता है ना, ग्लूकोज को डायरेक्ट ऐसे नहीं ले सकते, हमारी बॉडी अडेप्ट नहीं कर सकती, एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर तोड़ा जाता है। तो फैट को फैटी एसिड के अंदर, ग्लूकोज को ग्लिसरॉल के अंदर, और फिर उसको क्या कहते हैं, डाइजेस्ट किया जाता है। तो ये बाइल जूस के फंक्शन है। उसके बाद से हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। देखिए स्मॉल स्टाइन्स मेन रीजन है एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन फूड। स्मॉल स्टाइन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल स्टाइन्स हैज़ अ न्यूमरस फिगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड अ विलाई इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ रैपिड एब्जॉर्प्शन। अब जो स्मॉल स्टाइन होता है ना, उसके पास क्या होता है, एक प्रोजेक्शन होता है स्मॉल थोड़ा सा, वो क्या करता है, वो आपके स्मॉल स्टाइन के एरिया को लार्ज कर देता है। ये आप डायग्राम हमेशा याद रखिएगा, इस चैप्टर में सारे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी के सारे डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ उन डायग्राम्स को आप बनाते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, उसके बहुत सारे मार्क्स होते हैं। तो सरफेस एरिया रैपिडली एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो वो जो विलाई होती है, इसके फिंगर लाई प्रोजेक्शन पड़ जाए तो वो क्या करते हैं, इसको सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, ठीक है, लार्ज कर देती है। और जिससे क्या होता है, फूड एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ जाता है, तो ज़्यादा ज़्यादा फूड क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। डाइजेस्टेड फूड विच अब्जॉर्ब द थ्रू वॉल स्मॉल स्टाइन गोज इनटू आवर ब्लड। और उसके बाद जो डाइजेस्ट फ्लूड होता है वो वॉल जो होती है स्टाइन की ऑब्जॉर्व कर लेती है और वो उसको किस में सेंड कर देती है, हमारे ब्लड के अंदर सेंड कर देती है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है इस तरह से। एसिमिलेशन क्या होता है, देखिए एसिमिलेशन आपको बताया था मैंने, जो फूड होता है हमारे सेल जब एब्जॉर्व करने लग जाते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं उनको, तो एसिमिलेशन कहते हैं। द ब्लड इज कैरी डाइजेस्टिव एंड डिजोल्व फूड ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर बिकम द एसिमिलेट इज अ पार्ट सेल यूटिलाइज टू बॉडी एनर्जी। अब जो हमारे सेल होते हैं वो उस फूड का यूज़ करेंगे, जो उस फैट का, प्रोटीन का, डिजोल्व जो फूड था, एब्जॉर्व फूड था, उसका किसके लिए यूज़ करने लेंगे, ये एनर्जी के लिए और बॉडी को ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। उसके बाद से इंजेक्शन क्या होता है, देखिए इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन इज द अनअब्जॉर्ब फूड सेंट इन द लार्ज स्टाइन्स वेयर विलाई इज ऑब्जॉर्व वाटर फ्रॉम द मटेरियल। अब जो चीज़ फूड, जो खाना पचा नहीं, जो फूड ऑब्जॉर्व नहीं हुआ, अनऑब्जॉर्व रहा, वो उसको किसमें भेज दिया जाता है, लार्ज स्टाइन में। एंड द रेस्ट ऑफ मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनएस। बाकी जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है एनएस वगैरह के द्वारा रिमूव हो जाता है। एंड एग्जिस्ट वेस्ट मटेरियल रेगुलेट बाय एनल स्पिंचर, और ये होता है एनल स्पिंचर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है जो वेस्ट प्रोडक्ट, इसे हम इंजेक्शन कहते हैं। टूथ डिके क्या होता है, देखिए टूथ डिके एंड डेंटल केयर डिसमेश। देखिए जो दांत हैं उसके बारे में इसमें पढ़ना है। बेसिकली हेल्थी टीथ टूथ डिके, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टूथ अगर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ मतलब दांती मेनली कंटेन 3 पार्ट्स। एक होता है एनेमल, डेंटाइन, ठीक है, और एक पार्ट और होता है। तो एनेमल के बारे में पढ़ते हैं, इट हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड हार्डेस्ट देन द बोन। अब जो आपके दांत होते हैं उसमें एक पार्ट होता है एनेमल। एनेमल क्या होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है, हमारे बोन से भी ज़्यादा हार्ड होता है एनेमल, और सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट होता है बॉडी का। और डेंटाइन की बात करते हैं, इट इज़ सिमिलर
टू बोन, और ये कैसा होता है, सिमिलर जैसा पार्ट होता है डेंटाइन इफेक्ट। व्हेन एसिड कम कंटेन अ नर्व्स इन अ प्यूपल कैविटी इट क्रिएट अ टूथेच एंड इन्फ्लेमेशन। अब जो इफेक्ट इसमें एसिड जमे हो जाते हैं ना, जो रात को हम खाना खाते हैं उसमें जो एसिड होते रह जाते हैं, वो क्या करते हैं, इससे क्या करते हैं, डीके करते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट होता है इसे हम डेंटाइन बोलते हैं बेसिकली मसूड़ों के अंदर। ये आपके बोन जैसा होता है, बट ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये आपका एनिमल पार्ट होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, इफेक्ट क्या होता है, जब ये एसिड इस पर जाता है तो देखिए मतलब होता है दांत का खराब होना। ठीक है, डीमिनरलाइजेशन ऑफ सरफेस ऑफ जो आपका टूथ है उसका, कॉजिंग बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये जो भी अब बैक्टीरिया होगा ये आपके दांत को क्या करेगा, ख़राब करना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि ये एसिडिक होता है और इस तरह से आपका टूथ करता है। देखिए रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन इज़ द रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ कॉल्ड अ रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ कॉल्ड अ रेस्पिरेशन। वो प्रोसेस जिसमें हमारे एनर्जी रिलीज़ होता है फूड से, और उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्विंग द टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड इनटू द सेल। हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के अंदर क्या करते हैं, ऑक्सीजन को गेट करते हैं, इनहेल करते हैं, सांस को लेते हैं, यूजिंग इट टू रिलीज बर्निंग फूड, एंड जिसका ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है एनर्जी को बर्न करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए, एनिबलेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना ही क्या कहलाता है आपका, एक तरह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, रेस्पिरेशन मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें फूड से एनर्जी रिलीज़ होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब रेस्पिरेशन का क्या देखिए, फूड प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये चीज़ आपकी रिलीज़ होती है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच रिलीज एनर्जी टेक प्लेस इनसाइड देयर सेल ऑफ द बॉडी, सो इट ऑल्सो नोन एज द सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच, जैसे वो होता है जिस बॉडी सेल के अंदर, ठीक है, बॉडी सेल के अंदर हमारे क्या होते हैं, सेल एनर्जी रिलीज़ होती है, उससे हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। हमारी जो बॉडी है उसके सेल हैं, अब वो सेल भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज प्रोवाइड एनर्जी टू कैरिंग आउट द लाइफ प्रोसेस विच आर नेसेसरी फॉर, कि अब सिंपल सी बात है, हम रेस्पिरेशन क्या होता है, नेसेसरी होता है ह्यूमन बींग्स के लिए और सारे जानवर वगैरह उनके लिए भी जिस तरीके से। क्यों? क्योंकि एनर्जी ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। तो रेस्पिरेशन से बेसिकली एनर्जी फॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर। अब देखिए दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, एक होती है एनारोबिक एरोबिक और एक एनारोबिक। ठीक है, द मोस्ट ऑफ द कॉजेज ऑर्गेनिज्म कैरिंग आउट द रेस्पिरेशन विच यूजिंग ऑक्सीजन। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो क्या कंटेन करते हैं, ऑक्सीजन कंटेन करते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पिरेशन जब होता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन के द्वारा ही किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पिरेशन। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जहाँ पर विदाउट ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, उस चीज़ को भी देखेंगे हम। अब देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन को देख लेते हैं। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस का होना, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस का ना होना। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, देखिए द प्रेजेंस द रेस्पिरेशन विच यूज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक। जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ हो जिस रेस्पिरेशन के अंदर, उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इन एरोबिक रेस्पिरेशन द ग्लूकोज फूड इज कम्प्लीटली ब्रोक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ऑक्सीडेशन। यही बताता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ऑर्गेनिज्म। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि पूरा ग्लूकोज के होता है हमारी बॉडी के अंदर, जब ऑक्सीजन हम इसके अंदर मिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज करता है जब ग्लूकोज के अंदर हम ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है, इसलिए जब हम कभी भी देखिए हैवी वर्क करते हैं तो सांस को बहुत जल्दी, ब्रीथिंग रेट हमारा इंक्रीज हो जाता है। ऐसे ऐसे करते हैं ना, एक तरीके से हम क्या करते हैं, हमें बॉडी को एनर्जी चाहिए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गेट करते हैं ताकि हमारी बॉडी को क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। ठीक है, ऑक्सीजन जाएगा ग्लूकोज से मिक्स होगा तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, है ना। आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो तो एक बार, ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपने ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी ये मिल गया। ठीक है, ग्लूकोज पर वेट क्या होता है, 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, ये जो निकलता है आपका 6CO2 6H2O एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। अब जो सेल होता है उसके अंदर पावर हाउस होता है, सेल कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह होती है जहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। दस द ब्रेक डाउन द प्यूरेट
टू गिव द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन अ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जहाँ पर ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और प्यूरेट बनता है, वो क्या होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल का। तो ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद से एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। जहाँ पे क्या हो, ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो, ठीक है, वहाँ पे उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक। सम द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट और एंड सम बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी बाय द एनारोबिक रेस्पिरेशन विच इज कॉल्ड अ फ्रेगमेंटेशन। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं ना और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनर्जी कहाँ से गेट करते हैं, बिना वो एनर्जी जो होते हैं गेट करते हैं फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड ब्रेक डाउन द ग्लूकोज फूड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज एनर्जी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये प्रोसेस होता है बेसिकली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कि इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होती है बट लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। एनारोबिक के अंदर लेस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, प्लस ये इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ये किस किस के अंदर होता है, फर्मेंटेशन जब होता है ईस्ट का इथेनॉल के अंदर। सम टाइम देयर द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल्स एंड अदर पाथवे ब्रेक डाउन द प्यूरेट एंड टेक प्यूरेट कन्वर्ट इन द लैक्टिक एसिड। अब कई बार क्या होता है कि जब लो अमाउंट में एनर्जी मिलती है, सपोज अगर आप कभी रनिंग नहीं करते लेकिन सडनली एक दिन आप रनिंग करोगे तो अगले दिन आपकी बॉडी के अंदर पेन होता है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी का जो स्ट्रक्चर था, ऑक्सीजन लेने की एक रेगुलर जो लिमिट बनी हुई थी वो थी, लेकिन आप जिस दिन भागोगे उस दिन ज़्यादा ऑक्सीजन को गेट कर लोगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण कई बार आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है और उस लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, पेन होता है, ठीक है। देख लेते हैं एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस। ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, सिंपल से बात एब्सेंट होता है। लार्ज अमाउंट एनर्जी रिलीज होती है, एनारोबिक में कम होती है। बीइंग साइटोप्लाज्म में कंटिन्यू माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये वेरी गुड होती है और ये इनसफिशिएंट होती है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी होता है। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ऑल ऑर्गेनिज्म सम ईस्ट, सारे ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो होता है सिर्फ ईस्ट और बैक्टीरिया यूज़ करते हैं। तो ये एरोबिक एनारोबिक का डिफरेंस है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए कॉपी में। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पे होती है, देखिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूजिंग टू डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अलग अलग तरह के मेथड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए डिफ्यूजन इज़ द मेथड विच यूटिलाइज द यूनिसेलुलर एंड some simple organisms for the purpose in the plant also diffusion utilize the exchange of। डिफ्यूजन क्या होता है, एक्सचेंज होती है गैसेस के। जैसे सपोज करिए बाहर एक जगह हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट को डिफ्यूजन कहा जाता है बेसिकली। बट हम क्या करते हैं, जब भी बाहर की तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, वो भी एक डिफ्यूजन है। तो अब ये सारा ऑक्सीजन जो है वो ब्लड हमारे कहाँ पे स्टोर होता है उस चीज़ को हमें समझना है, ठीक है। बेसिकली लंग्स होता है, लंग्स के अंदर ब्रोंचियल्स होते हैं, एल्वोलाई होते हैं, उस चीज़ों के अंदर ये स्टोर होते हैं। तो उस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग क्या होता है, द ह्यूमन बीइंग मैनी ऑर्गन्स टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। कई सारे हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन के अंदर। दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नोज, जहाँ से सांस आप लेते हो। नेजल फेसेस होता है, उसका ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया क्या होता है, विंड पाइप होता है। उसका ब्रोंचियाई होता है, लंग्स होता है, एंड डायफ्राम होता है। ये सारे के सारे आपके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ से आपने सांस ली, या आपके ट्रैकिया में गया एयर पाइप जो होता है, उसका ब्रोंचियाई जो होते हैं ये छोटी छोटी, उसके बाद इसके लंग्स तो है ही, उसके बाद से छोटी छोटी एल्वोलाई होती है, ब्रोंचियल्स होते हैं, ये आपका डायफ्राम होता है। ये पार्ट सारा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व आपके। अब देखिए क्या स्टेप होता है। देखिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बीइंग फ्रॉम द नोज नाक से स्टार्ट होता है, एंड द स्मॉल नोज लाइनिंग लाइक अ फाइन हेयर कॉल्ड अ म्यूकस। हमारी नाक के अंदर छोटे छोटे जो हेयर्स होते हैं उसे हम क्या, वहाँ पे फाइन हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होता है, जिसके द्वारा एयर को क्या किया जाता है, फिल्टर करके हमारे बॉडी के अंदर भेजा जाता है। व्हेन एयर पासिस थ्रू द नेसल फैगस डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट द ट्रैप द नेसल एयर्स म्यूकस इन क्लीन देयर गोज इनटू लंग्स, ठीक है। वही क्या करते हैं, जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं नोज के अंदर, स्मॉल हेयर्स, वो कहते हैं आपके जो एयर होती है उसको क्लीन करके भेजते हैं। द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन द माउथ एंड विंड पाइप इज कॉल्ड अ फेरेनेक्स, ठीक है। जो माउथ और जो थ्रोट और माउथ से कनेक्ट करता है, ठीक है, विंड पाइप उसे कहा जाता है, ठीक है। बिटवीन द माउथ एंड थ्रोट उसे हम क्या कहते हैं, विंड पाइप, बेसिकली फेरेनेक्स एरिया होता है वो, ठीक है।
उसके बाद से क्या होता है, फ्रॉम द नेसल फैगस द एंटर द फेरेनेक्स एंड देन गोज इन टू विंड पाइप, फेरेनेक्स एंटर करके विंड पाइप में चला जाता है। विंड पाइप का नाम क्या होता है, ट्रैकिया, डज नॉट कोलैप्स इवन when there is a no air because the support of the ring of the called cartilage। ठीक है, अभी ऐसा नहीं होता कि एयर होता है तो सिकुड़, एयर होता है तो फूल जाता है, एयर होता नहीं तो सिकुड़ जाता है, ये इसका कार्टिलेज बोन से बना होता है। तो बेसिकली जो पाइप होता है ना स्ट्रॉन्ग पाइप की, उसमें पानी आए ना आए, उसका जो सरफेस एरिया होता है उसमें जो छेद होता है वो होता है उतना मेंटेन रहता है, तो वो भी ट्रैकिया भी ऐसा ही होता है। एंड द ट्रैकिया इज रस्ट डाउन द नेक एंड डिवाइड इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड अ ब्रॉन्चियाई एंड द लोअर एंड। अब ये जो ट्रैकिया होता है आगे जाके दो में डिवाइड होता है, एक ब्रॉन्चियाई होता है, ब्रॉन्ची और एक लोअर एंड होता है। द ब्रॉन्ची कनेक्टेड टू द टू लंग्स। अब ये ब्रॉन्ची किस में कनेक्ट होता है, लंग्स में, दोनों लंग्स में। द लंग्स लाई इन द चेस्ट कैविटी, थोरिक कैविटी विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी मस्कुलर पोर्शन कॉल्ड डायफ्राम। अब जो हमारा लंग्स होता है वो डायफ्राम वगैरह से अटैच होता है, डायफ्राम उसे प्रोटेक्ट करता है जिसे हम थोरिक कैविटी बोलते हैं। एंड ईच ब्रॉन्चियल डिवाइडेड लंग्स टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ स्टिल स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड अ ब्रॉन्च्यूल्स। फिर ये आगे जाके क्या होता है, डिवाइड हो जाते हैं बहुत छोटे छोटे ब्रॉन्च्यूल्स के अंदर। आप देख सकते हो जैसे ये डिवाइडेड हुए ना, ये आया, ये इधर गया एक ट्रैकिया, एक इधर गया, फिर ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना ये आपके ब्रॉन्च्यूल्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ब्रॉन्च्यूल्स कहलाते हैं, ब्रॉन्च्यूल्स। फिर यहाँ पे एल्वोलाई होती है। उसके बाद द पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्मॉलेस्ट ब्रांचेस कॉल्ड एल्वोलॉय। ठीक है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम एल्वोलॉय बोलते हैं। आप एल्वोलॉय को देख सकते हो, दिस इज एल्वोलॉय, स्ट्रक्चर ऑफ एल्वोलॉय। एल्वोलॉय कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है, आप देख लोगे डायग्राम में भी। एंड द वॉल ऑफ एल्वोलॉय वर वेरी थिन एंड सराउंडेड द थिन ब्लड कैपिलरीज एल्वोलॉय डेट एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस। अब एल्वोलॉय जो होता है वहाँ पे सारा आपका ऑक्सीजन या फिर कोई भी जो आपका एयर होता है स्टोर होता है, वहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं। मैकेनिज्म रेस्पिरेशन को देखें तो व्हेन वी ब्रीथ, जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे रिब केज का जो डायफ्राम चेस्ट कैविटी का लार्ज हो जाती है, एक्सपेंड कर जाती है ना। आप सांस को लोगे तो चेस्ट आपकी थोड़ी सी एक्सपेंड कर जाएगी। जब आप सांस को छोड़ोगे तो और आपके एल्वोलॉय भी क्या होता है, एक्सपेंशन हो जाती है, लंग्स भी एक्सपेंड हो जाते हैं। जब आप सांस को छोड़ोगे तो क्या हो जाता है, वो थोड़ा लूज हो जाता है। द एल्वोलॉय आर सराउंडेड बाय थिन ब्लड वेजल्स कॉल्ड कैपिलरीज। और इसके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे ब्लड वेजल्स होते हैं, नलियाँ होती हैं, छोटे छोटे नसें होती हैं, वो क्या कहलाते हैं, कैपिलरीज कराते हैं, कैरिंग अ ब्लड इन देम, उसमें ब्लड पहुंचाने के लिए इसका काम होता है। सो ऑक्सीजन आर डिफ्यूज आउट ऑफ द एल्वोलॉय वॉल्स इन द ब्लड। फिर ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है एल्वोलॉय के द्वारा। द ऑक्सीजन कैरी आउट ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एज द ब्लड पासिस थ्रू द टिश्यू ऑफ द बॉडी द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन डिफ्यूज इन टू द सेल। ठीक है, फिर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो डिफ्यूज हो जाता है आपकी बॉडी के सेल के अंदर। और द ऑक्सीजन कंबाइन विद डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट सेल टू रिलीज एनर्जी। उसके बाद ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है विद द डाइजेस्टेड फूड जो प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। डाइजेस्टेड फूड आया, वहाँ से सेलुलोज आ गया, यहाँ से ऑक्सीजन आ गया, ब्रेक उनमें रिएक्शन हो गई और ये क्या बन गया, एनर्जी मिल गई आपको। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारा, जो उसको हम रिलीज कर देते हैं बाहर के साइड का। ब्लड कैरी CO2 बैक इनटू लंग्स। जो CO2 निकला, ठीक है, उसके अंदर उसको किस में भेजा जाता है, लंग्स में, और लंग्स से फिर एल्वोलॉय में चला जाता है। ठीक है, मतलब एल्वोलॉय से ऑक्सीजन किस में गया, ब्लड के अंदर। ब्लड से कहाँ पे, उसके अंदर रिएक्शन हुई, रिएक्शन करके एनर्जी रिलीज हुई प्लस CO2 रिलीज हुई। फिर वो CO2 दोबारा से आपके एल्वोलॉय के अंदर आ गई, एल्वोलॉय से ही ऑक्सीजन गया था, एल्वोलॉय में फिर CO2 आ गया, CO2 को रिलीज कर दिया। व्हेन द ब्रीथ आउट ऑफ द एयर डायफ्राम अटैच टू रिब केस रिलैक्स। फिर जब ऑक्सीजन जब CO2 हम बाहर निकालते हैं तो हम कहते हैं रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं, एल्वोलॉय सिकुड़ जाती है और ट्रैकिया वगैरह नॉस्ट्रिल्स नॉर्मल हो जाते हैं। तो यह था आपका मैकेनिज्म रेस्पिरेशन। नोट, ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल when air is taking in the let out, the lungs always contain a residual volume in air is sufficient time oxygen absorbed by। अगर हम सांस लेते हैं तो एक अमाउंट में हम सांस को ले सकते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व जब ब्रीथिंग करेंगे तो, और वो क्या होता है, सफिशिएंट होता है ऑक्सीजन को प्रोड्यूस, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए उतना। फिर कार्बन डाइऑक्साइड मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, इट हैज़ मोस्टली ट्रांसपोर्टेड थ्रू डिजॉल्व वाटर फ्रॉम आवर ब्लड। अब यही होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ज़्यादा सोल्यूबल होता है पानी के अंदर देन ऑक्सीजन, इज एंड हैंस मोस्टली ट्रांसपोर्टेड एंड डिजॉल्व फ्रॉम इट आवर ब्लड। तो इसीलिए ऑक्सीजन क्या होता है, ज़्यादा घुलता है आपके ब्लड के अंदर और CO2 ज़्यादा घुलता है पानी के अंदर। अब ब्रीथिंग रेट क्या होता है इसको देख लेते हैं। 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग रेट कहते हैं। ठीक है, 1 मिनट में आप कितनी बार ऑक्सीजन को इनहेल और एक्सेल कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग पंप ऑक्सीजन इन टू आवर बॉडी एंड रिमूव CO2 इज कॉल्ड द ब्रीथिंग रेट।
देखिए ब्रीथिंग अकर्स इनवॉलेंट्री बट द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द ट्रांसपिरेटरी सिस्टम ऑफ द ब्रेन। अब जो ब्रीथिंग रेट होता है वो कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। द एवरेज ब्रीथिंग रेट ऑफ एडल्ट मैन इज अ रेस्ट अबाउट ऑफ 15 to 18 मिनट्स पर मतलब कि हम एक बार में 15 से 18 बार सांस लेते हैं एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन के द्वारा, ठीक है। द ब्रीथिंग रेट इज इंक्रीजेज व्हेन इंक्रीजेज द फिजिकल एक्टिविटीज़। आप ज़्यादा जब काम करते हो कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे तो आपकी ब्रीथिंग रेट भी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। लाइक आप रनिंग करो, जिमिंग करो, ये इन सब चीज़ों के अंदर आपकी ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ होती है। एक मिनट में आप ज़्यादा बार सांस लोगे, लेकिन नॉर्मल एडल्ट पर्सन एक बार में 15 to 18 बार ही सांस इनहेल और एक्सहेल करता है, ठीक है। अब देखिए टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन ब्रीथ इन द एटमोसफियर बट एनिमल, अब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होता है जो इस पे रहता है वो कैसे सांस ले सकता है? आराम से सांस ले सकता है, ठीक है, इनहेल एक्सहेल कर सकता है। बट जो पानी के अंदर रहते हैं वो ऑक्सीजन को कैसे लेते हैं? लाइक मछलियाँ हो गई, वो पानी के अंदर रहती है तो वो ऑक्सीजन को कैसे गेट करती है? वो ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिजोल्व होता है ना, उस ऑक्सीजन को लेती है और उसको अपने लिए यूज़ करती है, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? बेसिकली जो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है आपके वाटर के अंदर, उस ऑक्सीजन को लेते हैं और उससे एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अब देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट के अंदर भी देख लेते हैं। लाइक अ प्लांट नीडेड टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है? स्टोमेटा के अंदर होता है। स्टोमेटा का डायग्राम के स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप बनाना सीख लो, एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है। तो जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, लाइक ये जो O2 को रिलीज़ करता है और CO2 को गेन करता है, ये स्टोमेटा होता है, ठीक है। स्टोमेटा वो साइट है, वो जगह है जहाँ पर ऑक्सीजन को लिया जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है और CO2 को लेता है प्लांट, ठीक है। प्लांट क्या करता है? CO2 को लेता है, यूज़ करता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। ये जो स्ट्रक्चर इसको आप गट सेल बोलते हो, ठीक है। ये स्टोमेटल पोर होता है जो छोटा सा खुला हुआ है, इसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। ये तब होता है जब इसके अंदर एयर बहुत ज़्यादा फिल हो जाता है, वाटर फिल हो जाता है, ये क्या हो जाता है? वो हो जाता है, लार्ज हो जाता है, और जब रिलीज कर देते हैं सिकुड़ जाता है, ठीक है। प्लांट गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन्स, आप जानते होगे स्ट्रक्चर को, आप देख सकते हो। प्लांट हैव अ branch shape and so the quite a large surface area comparison their volume, therefore the diffusion along the complex। जैसे ही क्या होता है बाहर की साइड में आपके जो CO2 इंक्रीज हो जाता है तो प्लांट क्या करता है? उसको ले लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। CO2 प्लस ग्लूकोज मिलके और वाटर और सनलाइट से प्लांट अपनी एनर्जी बनाता है। डिफ्यूजन अकर्स द रूट, अब कहाँ कहाँ से डिफ्यूजन होता है? प्लांट्स की जड़ों में भी CO2 जाता है और ऑक्सीजन निकलता है, लीव्स में भी CO2 जाता है, ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। तो ये आपका प्लांट इन डिफ्यूज़न होता है, प्लांट गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूज़न, ठीक है। अब आते हैं रूट्स के बारे में बात करते हैं। रेस्पिरेशन इन रूट्स, तो एयर अकर्स इन द सॉइल इंटर स्पेस। अब जो आपका सॉइल होता है उसके अंदर मिट्टी प्रेजेंट होती है क्योंकि थोड़ा थोड़ा इंटर स्पेस होता है, सॉइल के अंदर भी एयर प्रेजेंट होता है। वो एयर्स क्या ऑब्जॉर्व कर लेता है? आपके रूट्स, ठीक है। और फिर ये CO2 को ले लेते हैं और O2 को रिलीज़ कर देते हैं। roots hairs roots directly contact them the oxygen and soil diffuse मतलब हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन जा रहा, मतलब बाहर की तरफ CO2 इंक्रीज हो जाता है, CO2 उनकी जड़ों में चला जाता है और O2 चल बाहर निकल जाता है, इंटरनल सेल ऑफ द रूट। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द रूट सेल डिफ्यूज एंड अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? प्रोड्यूस हो जाते हैं, इसके अंदर चले जाते हैं और O2 रिलीज हो जाता है। उसके बाद से क्या होता है? इन वाटर लॉगिंग कंडीशन, जब पानी भर जाता है, द सॉइल एयर बिकम डिफिशियंट इन absence ऑफ ऑक्सीजन मेटाबॉलिक एक्टिविटी रूट डिक्लाइन द पार्ट बाय द वेदर। अब कई बार क्या होता है यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसके वजह से क्या होता है? ये प्रोसेस नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसका स्टेम के अंदर भी सीख से, स्टेम इज अ हार्बोकिस प्लांट हैव ए स्टोमेटा, जिसके पास क्या होता है? स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन एंड एयर डिफ्यूज इन द स्टेम हार्बोकियस प्लांट थ्रू द स्टोमेटा रीचेज ऑल द सेल ऑफ रेस्पिरेशन। अब यही होता है इसके अंदर भी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन डिफ्यूज out into air and the same stomata woodly stem break and lenticles gases exchange। अभी स्टेम जो होता है उसके अंदर ही क्या होता है? ऑक्सीजन आ जाता है और CO2 रिलीज हो जाता है, CO2 इसके अंदर चला जाता है और ऑक्सीजन रिमूव कर देता है। वही प्रोसेस होता है आपके लीफ के अंदर भी, यही होता है। लीफ के अंदर तो स्टोमेटा ही प्रेजेंट होता है बेसिकली। द लीव्स हैव अ टाइनी पोर्स कॉल्ड एज स्टोमेटा। लीव्स के पास क्या होता है? टाइनी पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। एंड दे एक्सचेंज द रेस्पिरेटरी गैसेस। लीव्स टेक प्लेस द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। स्टोमेटा के द्वारा डिफ्यूजन होता है।